में वो बताएंगे, क्वेश्चन आगे बताएंगे तो कहाँ गलती हुआ, क्या मिस्टेक हो जाता है, परीक्षा में पता भी नहीं चलता है। और पता चलता है नंबर कम आ गया, कम काला आया तो पता चलता है बाद में, ठीक है ना। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक बार लाइक कर दीजिएगा आप लोग और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है ये देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ एम एस स्वामीनाथन नहीं बोल रहा है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो हम जानते हैं कि श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में। श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था, जो किससे संबंधित है? श्वेत यानी दूध। श्वेत क्या होता है? दूध होता है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहे जाते हैं। और ऑपरेशन फ्लड बोलेगा तो ऑपरेशन फ्लड भी दूध उत्पादन से ही संबंधित है। लेकिन एम एस स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक बोलेगा तो एम एस स्वामीनाथन बोलना है। हरित क्रांति भारत कब आया था? तो 1966-67 ईस्वी में आया था। कभी से 1900 कभी जो है 1966-67 नहीं देता है, 1960 एवं 70 के दशक दे देता है, तो वो भी राइट हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बोलिए, वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन। कब आया था? 1966-67 ईस्वी में आया था। खासकर कहाँ आया था? पंजाब के क्षेत्र में आया था। कौन सा फसल को ज्यादा फायदा हुआ था? गेहूं को ज्यादा फायदा हुआ था, चावल पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो यहाँ दूध की बोला है तो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर। एक बार लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल एक बार लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग को हम देखेंगे, आप लोग ज़्यादा लाइव रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा तो पर डे आएगा। ऐसे दिन भर जो है इसी टाइम पार हो जाता है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, तो देखते हैं आप लोग का प्यार और सपोर्ट कैसा रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कपड़े धोने के साबुन में फिरल के रूप में काम नहीं आता है। तो हम जानते हैं कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। और साबुन किससे बनता है? तो साबुन जो होता है ये लंबे श्रृंखला वाला वसीय अम्ल का पोटेशियम एवं सोडियम का लवण, पोटेशियम या सोडियम के लवण होता है, ठीक है ना। और जब भी साबुन बनाते हैं तो साबुन के साथ साथ एक उत्पाद और बनता है जिसका कोई काम नहीं है, गिल्सरोल। कौन बनता है? गिल्सरोल। तो क्वेश्चन बोलेगा कि साबुनीकरण में जो उत्पाद बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो वो बनता है गिल्सरोल। इसका आंसर हो जाएगा गिल्सरोल। क्या हो जाएगा? गिल्सरोल। तो साबुन जो है ये क्या है? लंबी वसीय श्रृंखला वाला सोडियम एवं पोटेशियम का व्युत्पन्न लवण साबुन है। लेकिन जो अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है सल्फोनेट लवण का व्युत्पन्न लवण। याद रखिएगा, फिर बोल रहा है, साबुन पोटेशियम या सोडियम के व्युत्पन्न लवण और अपमार्जक सल्फोनेट लवण का व्युत्पन्न लवण होता है। फिर साबुन जो है सिर्फ मृदु जल के साथ यानी सॉफ्ट वाटर के साथ झाग देता है, जबकि अपमार्जक जो है यह सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, मृदु जल और कठोर जल दोनों के साथ झाग देता है। लेकिन प्रदूषण कौन फैलाता है? तो अपमार्जक जो है ये प्रदूषण को फैलाता है, ठीक है ना। और जो मिसेल का निर्माण होता है ये अपमार्जक से होता है। चलिए एक बार लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट है सर। एक क्लास करंट अफेयर्स के दीजिए, के ले लीजिए। थोड़ा टाइपिंग वाला मतलब दिक्कत हो रहा है। अगर नज़दीक में कोई मतलब हिंदी टाइपिंग अच्छा जानते हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब टाइपिंग करवाएंगे बोर्ड पर ना तो फिर एकदम जो है एकदम झकास होगा आप लोग के लिए। जो क्वेश्चन होता है जो इस एग्जाम के से बीपीएससी के लिए अभी चल रहा था, तो बीपीएससी के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का लेकर आते हैं एकदम छाटा क्वेश्चन, सब का लेकर आते हैं। इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बिहार स्पेशल हो या साइंस हो, सबका लेकर आते हो तो अच्छा रहता है। टाइपिंग वाला थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत ना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए फटाफट निकलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? तो हम जानते हैं हैजा तो दूषित जल से फैलता है, पीलिया जो होता है ये भी दूषित जल से फैलता है, टाइफाइड जो होता है ये भी दूषित जल से फैलता है। लेकिन न्यूमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है और ये दूषित जल के माध्यम से नहीं फैलता है, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। और न्यूमोनिया जो फैलता है ये ड्यूप्लोकोकिस न्यूमोनी के नाम से फैलता है। और हैजा फैलाने वाला जीवाणु का नाम है विब्रियो कोरेली। क्या है?
विब्रियो कोलेली, विब्रियो कोरेली। इसलिए हैजा को जो है, हैजा को जो है, हैजा को जो है कोरला बीमारी भी कहा जाता है। और टाइफाइड किससे फैलता है? तो सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी से फैलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 4, यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? सिंपल है, एमडीएच पर बनेगा। तो बोला 35 व्यक्ति 6 दिन में, तो 35 व्यक्ति 6 दिन में, तो 15 व्यक्ति कितने दिन में? 15 व्यक्ति कितने दिन में, यानी डी फॉर डे। तो 15 इधर आएगा तो काट दो, 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काट दो, 5 7 35, 7 दूनी 14। तो इसका बिल्कुल हो जाएगा 14 दिन। आप लोग को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा जीवाणु, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? विनाइट्रीकरण यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और पेड़ पौधा को खास करके जो दलहन फसल होता है उसको फायदा पहुंचाता है। तो वह कौन सा जीवाणु भाग लेता है? तो एकमात्र जीवाणु राइजोबियम के नाम आप लोग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। तो राइजोबियम क्या जाएगा? राइजोबियम नामक जीवाणु है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और पेड़ को पहुंचा देते हैं। जैसे हम लोग आटा को डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पचा सकते हैं, लेकिन आटा को बदल जाता है रोटी में तो पचा लेते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा डायरेक्ट नाइट्रोजन को जो है पचा नहीं सकते हैं, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं कौन? तो राइजोबियम नामक जीवाणु बदलते हैं और पेड़ पौधा नाइट्रेट को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ये जो वेक्टर जो है ये जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं। और एक तो आप लोग सुने होंगे, शैवाल में नाम सुने होंगे, एनाबीना, एनाबीना, एनाबीना जो शैवाल है ये भी जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं, एनाबीना। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होगा? 21 जून को होगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मना रहे हैं? तो 2015 से मना रहे हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा। तो 2015 हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? योग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? योग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? पतंजलि। कौन है? योग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? पतंजलि। क्या जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। और 21 जून को हम बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। बिल्कुल लिख दिया आपने 21 जून बिल्कुल आए थे, 2015 बिल्कुल आए थे। तो योग के प्रवर्तक पतंजलि, व्याकरण के जनक पाणिनि, संस्कृत व्याकरण का पाणिनि, न्याय दर्शन के गौतम, न्याय दर्शन के गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, सांख्य दर्शन के कपिल, व्याकरण के पाणिनि, व्याकरण के पाणिनि, उत्तरी मीमांसा के बदरायन, उत्तरी मीमांसा के बदरायन, पूर्वी पाणिनि, व्याकरण के पाणिनि, उत्तरी मीमांसा के बदरायन, उत्तरी मीमांसा के बदरायन, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी। और योग का पतंजलि, योग का पतंजलि। थोड़ा शेयर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हो गया और यही से परीक्षा मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं चलता है और नंबर कम आ जाता है। ठीक है ना। और ऐसा मिस्टेक होते रहता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ है 7 नंबर है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो मांग यानी डिमांड क्यों बढ़ता है? इकोनॉमिक्स का नियम है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल बात है। ठीक है ना। अगर डिमांड बढ़ गया और सप्लाई नहीं कर पाए उतना तो महंगा सामान हो जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई होता है, मांग एवं पूर्ति होता है। तो यहाँ पर है मांग कब बढ़ता है? मांग में परिवर्तन कब होता है? तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से। बिल्कुल। उपभोक्ता जो है उसका आय में वृद्धि होगा। तो आज जो आप मतलब कम पैसा खर्चा कर रहे हैं, कल जो ज्यादा पैसा खर्चा करिएगा। अभी 10 रुपये खर्चा हो रहा है, कुछ दिन के बाद 100 रुपये खर्चा होगा, फिर बढ़ेगा इनकम तो और ज्यादा खर्चा होगा दिन में। ठीक है ना। तो इनकम, तो ये बिल्कुल राइट है। उपभोक्ता के आय में परिवर्तन से क्या होता है? तो मांग भी बढ़ जाता है और घटेगा तो घट जाएगा। बी नंबर भी सही है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। बिल्कुल। अगर कीमत किसी का घट गया तो बाजार पर जो है सब लोग हावी बोल देगा, हावी बोलेगा तो मांग बढ़ जाएगा, यानी ये भी सही है। सी नंबर भी क्या है? सही है। जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल राइट है। जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो उपभोग भी वस्तु का ज्यादा होगा, वस्तु का उपभोग ज्यादा होगा तो मांग बढ़ जाएगा, यानी डी नंबर भी सही है। तो इनमें सब सही है, सबको पता है इनमें सब सही है। लेकिन यहाँ मिस्टेक हम क्या कर रही है, आप लोग भी कितना लोग किए होंगे, नहीं किए होंगे तो अच्छा बात है। इनमें सभी हम लोग का आदत लग है कि डी नंबर में होता है और ए नंबर में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी जाके डी नंबर अपने आप रंगा गया, पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जो आदत बना होता है, कभी कभी मोबाइल में आप लोग देखिएगा सिम 1 सिम 2 रहेगा ना,
और सिम 2 से अगर आदत लगल है कॉल करने से, ठीक है ना, तो कभी सिम 2 वाला खत्म हो गया रिचार्ज और सिम 1 से करना पड़ेगा, तो पहले जाके सिम 2 टिपाता है। अभी भी मेरा इस तरह से पहले जाके सिम 2 टिपाएगा, फिर पता चलेगा सिम 2 में रिचार्ज ना है तो फिर 1 टिपना पड़ेगा, आदत हो जाता है आदत, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल राइट, इसका ए हो जाएगा। क्या जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 8, शुष्क बर्फ है, तो सबको पता है शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोग को पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो या कपूर हो या नेफ्थिलिन की गोली हो या एंथ्रासीन हो या नौसादल यानी अमोनियम क्लोराइड हो यानी NH4Cl हो, ये सभी का ऊर्ध्वपातन होता है, यानी इसको गर्म करने पर डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। डायरेक्ट ठोस से कहाँ बदलता है? गैस में बदल जाता है। इसको ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दीपक पुनिया आप लोग को पता है, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया सब किससे? कुश्ती से है, ठीक है ना। बजरंग पुनिया हो या दीपक पुनिया हो या रवि दहिया हो या विनेश फोगाट हो या साक्षी मलिक हो, ये सभी कुश्ती से संबंधित है और सभी जाके बर्मिंघम इंग्लैंड में 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था उसमें सभी जो है गोल्ड मेडल भी जीते थे, जितना नाम बोले हैं। तो कुश्ती क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट लिख दिए हैं, इसका जाएगा कुश्ती। क्या जाएगा? आप लोग 178 जन लाइव है, थोड़ा और शेयर कीजिएगा। तो 178, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कुश्ती। क्या हो जाएगा? कुश्ती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का। क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिक, डॉक्टर भूपेन हजारिक का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? ये काफी मतलब चर्चा में भी रहे थे। और डॉक्टर भूपेन हजारिक जो है ये गायन से है। कहाँ से? गायन क्षेत्र से है, गायक क्षेत्र से है। और ये असम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? असम के रहने वाले हैं। और इसी के नाम पर जो है 9.15 किलोमीटर लंबी, जो भारत के सबसे लंबी रेल सेतु बोल रहा है, भारत के सबसे लंबी रेल सेतु का निर्माण जो है भूपेन हजारिक के नाम पर किए गए हैं। और कहाँ किए गए हैं? भूपेन हजारिक सेतु के नाम पर किए गए हैं और ये असम में किया गया है और लोहित नदी पर। कौन नदी पर? लोहित नदी पर किए गए हैं। इसका हुआ गायन। क्या हो जाएगा? गायन हो जाएंगे, जो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, कि जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है? सिंपल बात है, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो आयतन बढ़ता है, बर्फ में बदलने पर आयतन बढ़ जाता है, पता आप लोग को। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व उच्चतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व उच्चतम होता है। और बर्फ में बदलेगा तो आयतन बढ़ेगा। और बर्फ का 1/10 हिस्सा जो है पानी के अंदर तैरता है। समुद्र में बर्फ का 1/10 9/10 जो है ये समुद्र के अंदर तैरता है और 1/10 जो है समुद्र के ऊपर रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बार लाइक करते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये तो आप लोग का एकदम पूरा जो है सपनों में पूछेगा तो हम जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि इतना बार हुआ कुछ कहने का ना, ठीक है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो जिसका बी नंबर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसी प्रकार आपका विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसी प्रकार रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सब मुख्यालय का है स्विट्जरलैंड में। और जब WHO का बात आया तो WHO का स्थापना कब हुआ बताइए? WHO का स्थापना कब हुआ? 211 जन आप लोग लाइव है तो शेयर कीजिएगा। तो WHO का मुख्यालय हुआ था, WHO का स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसलिए 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। WHO का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? जल्दी बताइए। डॉक्टर टेड्रोस अधोनाम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कितना नंबर क्वेश्चन तक होगी?